Hello friends, this is Ranjana Mishra. Today we will discuss about CTET पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स चल रहे थे 2019 के। आज हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे 21 से लेकर 30 के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। संज्ञानात्मक विकास पूछा है, ओके, के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कंडीशनिंग, यानी कि अनुबंधन एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा रिइंफोर्समेंट, यानी कि प्रबलन बोलते हैं जिसको, प्रबलन। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा स्कीमा, ओके। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि अवलोकन अधिगम, ओके। तो हमारा बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से और पियाजे के अनुसार हमें बताना है। मेन चीज़ हमारा है यहाँ पे पियाजे के अनुसार। पियाजे ने यहाँ पे स्कीमा की बात की थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्कीमा का। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। वाइल वर्किंग ऑन ए जिगसॉ पजल 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoes. ये बताना है कि जिगसा जो एक पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा खुद से स्वयं से बोलती है कि यह नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर बोलती है नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो हमें इसमें बताना है कि इस प्रकार की जो वार्ता होती है, इस प्रकार की जो खुद से बात की जाती है, वो बताना है हमको अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ओके। ये वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है कि इसको हम इस स्पीच को हम क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, यानी ढांचा। और सेकंड ऑप्शन है हमारा इगोसेंट्रिक स्पीच, यानी स्वयं से बात करना, आत्म केंद्रित वार्ता जिसको बोलते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टास्क अलाउड, यानी जोर से बोलना, टाक करना, यानी बात करना, जोर से बात करना। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है, तो वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बोला था कि जब हम स्वयं से बात करते हैं उसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 23 है हमारा, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है पूछा है, ओके। तो पहला ऑप्शन है हमारा मॉडलिंग का, एंड सेकंड है हमारा स्कैफोल्डिंग का, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा रिइंफोर्समेंट का, एंड फोर्थ है हमारा कंडीशनिंग, यानी कि अनुबंधन का। तो इसमें आंसर बताना है, ओके। गिविंग क्यूज, बच्चों को क्यूज देना, टू चिल्ड्रन टू ऑफरिंग सपोर्ट, यानी उनको सपोर्ट देना जब उनको उसकी आवश्यकता होती है सपोर्ट की, तब उनको अगर हेल्प करना होता है तो इसको क्या बोलते हैं टीचरों के द्वारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग, ओके। स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा जिसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, ओके। बढ़ते हैं अगले आंसर में, क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 है, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एन, यानी कि रूही हमेशा समस्या को एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है, यानी मल्टीपल सोल्यूशंस होती है, एक से अधिक सोल्यूशंस होते हैं, ओके। ये बताना है कि इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, ओके। ओरिजिनल सोल्यूशंस होते हैं, मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, मतलब ये सब करने के बाद रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, ये हमको बताना है, करेक्टरिस्टिक बताना है, ओके। तो पहला ऑप्शन है हमारा रिजिड थिंकर, यानी कि वो अनम्य विचारक है। या सेकेंड है हमारा इगोसेंट्रिक थिंकर है, या कि वो आत्म केंद्रित विचारक है, स्वयं से जो बात करते हैं, आत्म केंद्रित, स्वयं के बारे में जो सोचते हैं उसको आत्म केंद्रित बोलते हैं, ओके। और थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रिएटिव थिंकर, यानी वो सृजनात्मक विचारक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट थिंकर, यानी अभिसारिक विचारक है। इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस बोला है, ये हमारा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत वाले से क्वेश्चन ये बना है हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, जब मल्टीपल सॉल्यूशन होता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिएटिव थिंकर। वो एक क्रिएटिव थिंकर यानी कि सृजनात्मक विचारक है, ओके। तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा 25 है। 25 है,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए बताना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्राथमिक उद्देश्य, असेसमेंट यानी आकलन का। ओके, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर दियर स्कोर, यानी विद्यार्थियों को उनके जो प्राप्त करते अंक उसके आधार पर उनको चिन्हित करना या नामांकित करना। एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा मार्किंग पास आर फेल इन दी रिपोर्ट कार्ड्स, यानी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना उनको। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि उनके अवधारणाओं संबंधित चर्चा के बारे में बात करना और उनको स्पष्टता तथा भ्रांतियों को उनकी समझना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है आकलन का, इसका आंसर हमारा 100% फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी अवधारणाओं को समझना और उनकी कन्फ्यूज़न को दूर करना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी कि बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, सही राइट बताना है इन चार ऑप्शन में। ओके, पहला है हमारा इंटेलिजेंट इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट, यानी बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। ये तो ऐसा नहीं है, बुद्धि एक एकाकी है ही नहीं, तो ये पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा इंटेलिजेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, यानी कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये तो हमारा आंसर सही लगता है, यही हमारा आंसर सही होगा 100%, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल दिया है। ओके, यानी बहुआयामी, हम बुद्धि कई तरह से सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स भी है, ये जटिल है। ओके, थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, वैसे हमारा आंसर सेकंड होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा इंटेलिजेंट इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट ए टाइम ऑफ बर्थ ओनली, यानी कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती। ये तो गलत है, जन्म के समय किसी की बुद्धि नहीं निर्धारित होगी कि वो आगे चल के क्या परफॉर्म करेगा, कैसे बनेगा। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे इतने अच्छे स्टैंडर्ड अभी टेस्ट नहीं बन गए हैं कि बुद्धि के सारे तरह से हम उसको माप सकें। ओके, एक्यूरेट, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, हमारा आंसर सेकेंड हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, यानी कि पैटर्न वैकल्प, यानी बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। डिसलेक्सिया, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है तो उसका लक्षण बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, ये लगता है सही में भी, हम इसको छोड़ते हैं अभी। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, यानी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, तो ये तो हमारा हो नहीं, एक ही कार्य को बार बार दोहराना, ये तो हमारा डिसलेक्सिया से रिलेटेड नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर्स, यानी कि न्यून अवधान विकार, ये भी हमारा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी कि अपसारी चिंतन करना और पढ़ने में धारा प्रवाहिता ना, ये तो कोई वो नहीं है, ये तो राइट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी जब डिसलेक्सिया होगा तो बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आएगी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता हो जाएगी। ओके, तभी डिसलेक्सिया होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है हमारा 28 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पे किस पर आधारित है, यानी जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारा समावेशी शिक्षा 2000 में आया था, ये किस पर बेस है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा ए राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से। एंड सेकंड है हमारा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, यानी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए तो समावेशी शिक्षा हमारा आया नहीं था, तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन है हमारा दी बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत भी नहीं है इसमें। ओके, हमारे समावेशी शिक्षा से व्यवहारवादी से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, व्यवहारवादी से। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए सिस्टमैटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबल्ड, यानी कि अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति रखना। तो ऐसा कोई नहीं है कि समावेशी शिक्षा में हम अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, उनको तो उनको इक्वल करना है ना अपने, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका कि ए राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बच्चों के साथ हमको रखना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 है, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड, यानी कि पूछा है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सहभागिता जब कम हो जाती है तो इस स्थिति में इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। ओके, यानी जो शिक्षा जब हम पढ़ाते हैं तो जो वंचित समूह के बच्चे जो होते हैं अगर उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, यानी इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्ट ऑन हर बाउंड टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ओके, दिस इज ए राइट आंसर। इसमें सारी चीज़ें दिया है, यानी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि हमने को इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए कि कैसे हम उनको पढ़ा सकते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, दिस इज ए राइट आंसर। ओके, थर्ड भी हम देख लेते हैं, आस्क द चिल्ड्रेन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, यानी बच्चों को कह देना चाहिए आप स्कूल से बाहर चले जाएं, छोड़ दीजिए स्कूल को, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी तरह। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक्सेप्ट दियर सिचुएशन एज इट, यानी ऐसी को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर, हमारा बेस्ट आंसर यही है 100% सेकेंड नंबर। ओके, बढ़ते हैं अगला है हमारा इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी एक समावेशी कक्षा में एक टीचर को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी एक विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के बारे में क्या करना चाहिए हम। तो पहला ऑप्शन है हमारा शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यानी सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए टीचर को हमेशा। ओके, और सेकेंड ऑप्शन है, हम इसको अभी छोड़ते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन है शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, यानी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो हतोत्साहित होना, टीचर को तो कभी हतोत्साहित होना ही नहीं चाहिए। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा शुड नॉट प्रिपेयर, यानी तैयार नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कभी कभी शुड ओकेजनली प्रिपेयर, यानी कि कभी कभी उनको तैयार होना चाहिए, कभी कभी क्यों, उनको तो हमेशा शुड एक्टिवली प्रिपेयर, हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए टीचरों को। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।